चलो कहाँ तक पढ़े थे, देख लो एक बार। अनुच्छेद 185 तक हो गया है ना, 185 तक, जो कॉमन कॉमन वाला आर्टिकल देखे थे अपन। चलो आज की क्लास अपन चालू करते हैं आर्टिकल नंबर 186 से। ठीक है ना। देखो अभी हमारा कौन सा भाग चल रहा है बोलेंगे तो क्या बताओगे? भाग 6। भाग 6 किससे पूरा रिलेटेड है? राज्य सरकार से संबंधित है। ठीक है ना। और इसमें हम कहाँ से कहाँ तक का आर्टिकल पढ़ते हैं बता दो। टोटल 152 से अपन स्टार्ट किए हैं और 237 तक का इसमें आर्टिकल आपको पढ़ना है। ठीक है। तो उसी बीच में अभी आए अपन भाग 6 में। आ रहा बात समझ में? चलो। तो आर्टिकल 186 के अंतर्गत देखो किनके वेतन की चर्चा है। अगर क्वेश्चन आता है कि 186 के तहत किनके वेतन का निर्धारण किया गया है, तो सिंपल बताओगे। जैसे कि विधानसभा के अंतर्गत क्या कौन कौन होते हैं जल्दी बता दो। विधानसभा में कौन कौन होता है? विधानसभा का अध्यक्ष मेन प्रमुख होता है, और एक क्या होगा आपका उपाध्यक्ष। ठीक है। वैसी विधान परिषद में क्या होते हैं जल्दी बताओ। सभापति, सभापति होगा और उपसभापति। तो इन चारों के वेतन की जो चर्चा है वो आर्टिकल 186 में किया गया है। किसमें किया गया है? 186 में इनके वेतन की क्या है, चर्चा किया गया है। बस इतना ही इसमें कोई बस बात कहा गया है, और कोई इंपॉर्टेंट जानकारी 186 में नहीं है। समझ आ पा रहा है? तो 186 के अंतर्गत किनके किनके वेतन की चर्चा है बोलेंगे तो क्या बताओगे? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन के बारे में जो बताया गया है वो 186 में लिखा है। और इनका वेतन कितना होगा क्या होगा, तो ये दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड होता है? वेतन। तो उसके तहत दिया जाएगा। उनमें कितना बढ़ोतरी होगा, क्या क्या अलाउंस मिलेगा, ये सब विधानमंडल देख लेगा। कौन देख लेगा? तो ये सब चीज का यहाँ जिक्र किया गया है। आए बात समझ में? आए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 186 के बाद आते हैं 187 में। चलो आर्टिकल जो 187 है इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। चलो आर्टिकल क्रमांक 187 के तहत बताया गया कि राज्य का जो विधानमंडल होगा, राज्य का क्या होगा जल्दी बता दो। विधानमंडल जो है, और विधानमंडल के पास एक सचिवालय होगा। क्या होगा आपका? सचिवालय। सचिवालय। आ रहा बात समझ में? तो विधानमंडल का एक क्या होगा? सचिवालय। अच्छा, सचिवालय में क्या होते हैं? पूरे जो दिन प्रतिदिन के जो काम होते हैं, दिन प्रतिदिन के जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो पूरा कहाँ होता है आपका? सचिवालय में ही होता है। समझ आ पा रहा है कि कौन सा फाइल आया, कौन सा पास हुआ, कौन सा फाइल पेंडिंग है? समझ आ पा रहा है गवर्नमेंट का। तो ये सब किसको पता होगा? सचिवालय को। किसको पता होता है आपका? सचिवालय में हम की मात्रा नहीं आएगा ना। क्या आएगा जल्दी बता दो। सचिवालय क्या होता है जल्दी बता दो। अनुच्छेद 187 के तहत विधानमंडल का एक क्या होगा? सचिवालय होगा। जहाँ क्या होता है बोलेंगे तो दिन प्रतिदिन के जो कार्यों का जो निपटारा कौन करता है? सचिवालय में ही होता है। समझ आ पा रहा है ना। चलो। वैसे केंद्र सरकार में भी देखे थे, संसद का क्या होता है? सचिवालय। तो ये सब सेम कॉपी है एकदम, बस आर्टिकल चेंज हो रहा है। समझ आ पा रहा है ना। चलो 187 के बाद हम देखते हैं 188। चलो अनुच्छेद 188 इसमें देखते हैं क्या चीज की चर्चा किया गया है। चलो इससे पहले दोनों आर्टिकल को बता दो। 186 में क्या था बताओ। किनका वेतन? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति का वेतन की चर्चा किसमें था? 186 में। 187 में क्या था बताओ। विधानमंडल का एक क्या होगा? सचिवालय। ठीक है। चलो 188 में ये लिखा है कि इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि विधानमंडल का जो सदस्य होते हैं, विधानमंडल का सदस्य, इसी को हम बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं?
ये इसी को हम बोलते हैं विधायक। क्या बोलते हैं? विधायक। तो ये जो होते हैं विधानमंडल का सदस्य बोले या एमएलए या विधायक, जो भी आप बोलना चाहो, उनको शपथ कौन दिलाएगा, उनको क्या बता दो, शपथ कौन दिलाता है, इसकी भी चर्चा किया गया आर्टिकल 188 में। समझ आ पा रहा है? तो 188 में विधानमंडल के क्या बता दो, सदस्यों को शपथ की चर्चा इसमें किया गया है। और इसमें बताया गया है कि विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। आ रहा समझ में? और यदि राज्यपाल शपथ नहीं दिलाता है तब कौन होगा? तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति, क्या बताओगे? राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति उन्हें क्या दिलाएंगे, जल्दी बताओ, शपथ। और राज्यपाल अगर हम देखें किनकी नियुक्ति करता है ये सब काम करने के लिए, तो बताओगे प्रोटेम स्पीकर। क्या बताओगे? स्पीकर। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रोटेम स्पीकर को ही बोलते हैं अस्थायी अध्यक्ष। क्या बोलते हैं? इसका काम होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का क्या करा देगा, चुनाव करा देगा, कभी कभी शपथ भी दिला देता है। समझ आ पा रहा है? तो दोनों ऑप्शन है। अगर शपथ राज्यपाल दिलाता है तो अच्छी बात है, और राज्यपाल नहीं दिलाता है तो क्या बताओगे, राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। और शपथ की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है बता दो? तो तीसरी अनुसूची में जो लिखा हुआ है उसके अनुरूप इनको शपथ दिलाया जाएगा। कौन सा अनुसूची बता दो? तीसरी अनुसूची के अनुरूप क्या दिलाया जाएगा, शपथ। क्लियर है सबके यहां तक? चलो यहां तक समझ में आ गया है। तो 188 क्या है एक बार फिर से बता दो। तो 188 क्या है? संविधान मंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण से संबंधित है कि इनको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। और राज्यपाल नहीं दिलाता है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। क्लियर है सबके यहां तक? ठीक। चलो 186 बताओ क्या था? वेतन। 187 सचिवालय। 188 शपथ, विधायकों का शपथ ग्रहण से संबंधित है। क्लियर सबका? चलो अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद क्रमांक 189। क्या देखेंगे जल्दी बताओ? 189। चलो आर्टिकल क्रमांक जो 189 जो है इसके अंतर्गत ये बताया गया है, इसके अंतर्गत हम दो तीन चीजों के बारे में देखते हैं। जिसमें सबसे पहले चर्चा किया गया है 189 के अंतर्गत निर्णायक मत का। कौन सा मत का? निर्णायक मत। ये निर्णायक मत मैं कहाँ चीज का बात कर रहा हूँ, विधान मंडल में। कहाँ बता दो? विधान मंडल। अब विधान मंडल बोलने से दोनों सदन एक साथ आ जाता है, तो अलग अलग बोलने की आवश्यकता नहीं होता है। समझ आ पा रहा है? तो विधान मंडल में हम बात करें निर्णायक मत का मतलब क्या होता है, पहले ये बता दो निर्णायक मत किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? जैसे कि कुछ चीज पर अपन मतदान करते हैं किसी मामले को लेकर, ठीक है ना, तो उसमें मत बराबर आ जाता है, दोनों पक्ष का मत क्या आ गया, बराबर। तो उस समय निर्णायक मत देकर पक्ष को जिताया जा सकता है, किसी वो जिसके ओर जाना चाहे। तो ऐसा मत जिस पर निर्णय टिका हो, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा मत जिस पर निर्णय टिका हो उसी को हम क्या बोलते हैं, निर्णायक मत के नाम से जानते हैं। क्लियर है सबके यहाँ तक? तो निर्णायक मत देने का अधिकार दो लोगों के पास होता है। अगर विधानसभा का मामला है तो अध्यक्ष दे सकता है। कौन दे सकता है? अध्यक्ष। और विधान परिषद का यदि मामला है तो सभापति दे सकता है। कौन दे सकता है? सभापति। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आ रहा बात समझ में कि अगर विधानसभा है तो कौन निर्णायक मत दे सकता है, विधानसभा का अध्यक्ष। और विधान परिषद है तो निर्णायक मत कौन दे सकता है, सभापति दे सकता है। क्लियर है नहीं, जल्दी बता दो यहां तक, है ना। और इसी आर्टिकल में एक पॉइंट और याद रख लेना, जो है आपका गणपूर्ति के बारे में। किसके बारे में, जल्दी बता दो? गणपूर्ति की भी चर्चा यहाँ हमको देखने मिलेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो एक तो निर्णायक मत की चर्चा देखे हैं विधानमंडल का, और एक हम गणपूर्ति देखते हैं, ये भी कहाँ का ही बातचीत चल रहा है, विधानमंडल का। ठीक है, इस स्टेट में जो विधानमंडल होते हैं वहां गणपूर्ति के संबंध में यदि कुछ क्वेश्चन आता है तो क्या पूछा जाता है कि गणपूर्ति का मतलब क्या होता है। तो सिंपल हम बात करेंगे, अगर हमको
बैठक प्रारंभ करना है, क्या करना है जल्दी बता दो। बैठक प्रारंभ करवाना है तो उसके लिए गण पूर्ति की आवश्यकता होता है। क्या होता है आपका? और गण पूर्ति एक न्यूनतम संख्या को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूनतम संख्या। तो यहाँ के लिए भी गण पूर्ति अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा में जितने भी सीट हैं उसका 1/10 हिस्सा, कितना हिस्सा जल्दी बता दो। ये बोल सकते हैं कि सदन के कुल सीट का अगर 1/10 अगर उपस्थित हो जाते हैं तो गण पूर्ति पूरा माना जाएगा और बैठक चालू होगा। समझ आ पा रहा है? अगर गण पूर्ति पूरा नहीं होता है तो बैठक को क्या कर दिया जाएगा? स्थगित। क्या कर देते हैं? स्थगित। आए बात समझ में? और स्थगित कौन कर सकता है? अगर बैठक विधानसभा का है तो अध्यक्ष सभा को स्थगित कर देगा, और विधान परिषद का मामला है तो सभापति सदन को क्या करेगा? स्थगित करेगा। समझ आ पा रहा है? तो ये नियम गण पूर्ति को लेके याद रहेगा सभी को। तो गण पूर्ति किस लिए जरूरी होता है? तो बैठक प्रारंभ करने के लिए। समझ आ पा रहा है? गण पूर्ति किस लिए जरूरी होता है बता दो। बैठक प्रारंभ करने के लिए। और बैठक प्रारंभ करने के लिए कितना लोगों को आना जरूरी है? तो कुल सदस्य का 1/10, किसी भी सदन का हम बात करें, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो या केंद्र में लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सबके लिए 1/10 ही दिखा है। समझ आ पा रहा है? और कोरम की पूर्ति नहीं होने पर गण पूर्ति को ही एक शब्द हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरम। कभी कभी एग्जाम में क्या लिख के आता है? कोरम करके लिख के आएगा। तो वही चीज है दोनों। समझ आ पा रहे हैं? गण पूर्ति हिंदी में है और कोरम क्या है? इंग्लिश में है। आ रहा है कि नहीं समझ में? बन जाएगा यहां तक सबका? ठीक, चलो बता दो। 186 क्या था जल्दी बताओ। वेतन। 187 सचिवालय। पक्का? ठीक है ना, विधानमंडल के ही बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 189 शपथ के बारे में, ठीक है ना। कौन दिलाएगा किसको शपथ? सदस्यों को। 188 में। 189 में क्या है? निर्णायक मत की चर्चा हम पढ़ते हैं और गण पूर्ति की चर्चा देखते हैं। समझ आ पा रहे हैं? ठीक, चलो 189 के बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 190। ठीक है, चलो अनुच्छेद जो 190 है इसमें देखते हैं क्या चीज के बारे में लिखा हुआ है, ध्यान से। चलो यहां पर हम देखेंगे तो अनुच्छेद 190 के अंतर्गत ये बताया गया है कि विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, विधानमंडल के सदस्यों को लेकर इसमें चर्चा है, जिसको हम एमएलए बोलते हैं। ठीक है ना। तो विधानमंडल का जो सदस्य होते हैं इसके बारे में यह बताया गया है कि अगर वो विधानमंडल के सदस्य हैं तो उनकी सदस्यता कैसे निरस्त होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है ना। या उसके बारे में कुछ कुछ बातों की चर्चा है। जैसे विधानमंडल का कोई सदस्य है, अगर वो किसी जैसे मान लो कोई भी स्टेट में है और जैसे कि वो विधानसभा में भी चुना गया और विधान परिषद में भी चुना गया, समझ आ पा रहे हैं, तो उस समय किसी भी एक सदन से उसकी सदस्यता छोड़ना होता है। यह सिंपल ये बताया गया है, जैसे कथन निष्कर्ष में आता है कि कोई सदस्य राज्य के दोनों सदनों में चुना जाता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा। तो क्या बताओगे जल्दी बताओ। दोनों में से किसी भी या तो हम सीधा बोल सकते हैं कि अगर देखो इसमें पहले से है और इसमें जा रहा है, इसका मतलब ये कि इसको पसंद नहीं है तभी जा रहा है, तो पहले वाली सदस्यता समाप्त हो जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। आ रहा समझ में? लेकिन मान लो जीतने के बाद अगर चाहे तो दोनों में से जिसमें चाहे उसमें रह सकता है, लेकिन अधिकांश क्या होगा, पहले वाले सदन की सदस्यता क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये आर्टिकल 190 में लिखा है, कोई एक सदस्य दोनों सदनों में चुना जाता है तो किसी भी एक सदन की सदस्यता निरस्त हो जाएगा। और अधिकांश हम क्या देखते हैं, पहली वाली सदन की सदस्यता क्या हो जाता है, समाप्त या निरस्त हो जाता है। क्लियर है कि नहीं जल्दी बता दो। तो ये परिस्थिति आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? ये पोजीशन अपन का और कैसे बन सकता है कि अपन स्टेट में देख सकते हैं कि या तो विधानसभा का सदस्य था या तो विधान परिषद का सदस्य था, और ये
मान लो कि लोकसभा का सदस्य बन गया या राज्यसभा का सदस्य बन गया, तो उस समय भी वही रूल फॉलो होगा, किसी भी एक सदन की सदस्यता उनको त्यागना ही होता है। किस आर्टिकल के तहत? 190 के तहत ऐसा बताया गया है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, बन जाएगा सबसे। चलो, और अगर कोई सदस्य है, ये अपना अगर किसी को त्यागपत्र देना चाहे, जैसे कोई एमएलए है अपना त्यागपत्र देना चाहता है, तो किसको दे सकता है? तो अगर विधानसभा का मामला है तो विधानसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकते हैं सदस्य लोग। देखो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, ये पहले देख चुके हैं। अब बातचीत चल रहा सदस्यों का, जो वहां सब बैठे हुए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कितने लोग बैठेंगे? 90 विधायक होते हैं टोटल, कितने बता दो? अब 90 में से कोई एक आध विधायक त्यागपत्र देना चाहेगा तो किसके पास जाके देगा? अध्यक्ष को देगा कि राज्यपाल को देगा? ऐसे करके पूछ कंफ्यूजन होते हैं, तो किसको देते हैं? अध्यक्ष को। और विधान परिषद वाले हैं तो किसको देंगे? सभापति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। आया बात समझ में? तो ये चीज भी आपको यहां से याद रखना है। क्लियर नहीं? जल्दी बताओ। तो कैसे कैसे सदस्यता हटता है? तो दोनों सदनों में चुने जाने पर पहले वाली सदस्यता समाप्त होगा किसी भी कंडीशन में। त्यागपत्र देना चाहे मेंबर लोग तो अध्यक्ष या सभापति को दे सकते हैं। और इनकी सदस्यता कैसे निरस्त हो सकता है बता देंगे। तो सिंपल यदि बताना है कि अगर 60 दिनों तक, कितना दिन तक? 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहते हैं, कितने दिन तक? 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उस पोजीशन पे इनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। समझ आ पा रहा है ना? और इनका जो जो भी होंगे उनका सीट खाली माना जाएगा। तो ये रूल पूरे जो मैं 3 टाइप का जो चीज बताया वो आर्टिकल 190 में आपको मिल जाएगा। क्लियर सबका? दोनों सदनों में चुने जाने पर कहीं भी एक सदस्यता से हटना पड़ेगा, त्यागपत्र दे सकते हैं, या 60 दिन तक अब्सेंट है तो उनका सीट क्या हो जाएगा? खाली माना जाएगा। ये तीनों सब बातों की चर्चा किस आर्टिकल में बोलेंगे? तो 190 में बताया गया है। क्लियर है यहां तक सबका? है ना? चलो चलो, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नंबर, अनुच्छेद कौन सा है? 191। चलो, आर्टिकल जो 191 है, इसमें जो विधायक जो होते हैं या जिसको विधानसभा के हम सदस्य बोलते हैं, उनकी अयोग्यता की चर्चा है। किसकी चर्चा है? अयोग्यता। क्या लिख सकते हैं अपन? विधायकों की अयोग्यता। अयोग्यता को ही हम क्या बोलते हैं? शर्तें। क्योंकि इसमें नेगेटिव चीज ही आता है। हाँ, है ना? या नेगेटिव ना, लेकिन सिंपल अपन अयोग्यता, अयोग्य कब हो जाएगा उसको हम समझेंगे कि कोई भी विधायक कब अयोग्य ठहराया जाता है। ठीक है ना? तो उसके लिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको यहां से समझते हुए चलना है। ठीक है? तो सबसे पहला किस्सा ये होता है कि अगर वो लाभ का पद धारण कर लेता है। क्या बोल रहा हूं मैं? लाभ का पद अगर क्या करता है? धारण करता है तो वो अयोग्य माना जाएगा सदन के लिए। समझ आ पा रहा है ना? तो लाभ का पद धारण करता है तो आर्टिकल 191 के तहत वो विधायक पद के लिए अयोग्य है। विधायक मतलब विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं है, अयोग्य ठहर चुका है। समझ आ पा रहे हैं? इसके अलावा अगर वो पागल हो, इसके अलावा दिवालिया हो, दिवालिया हो, तो उस समय भी क्या हो जाएंगे? अयोग्य ठहरेंगे। समझ आ पा रहा है? पागल हो या तो दिवालिया हो। समझ आ पा रहे कि नहीं? तीसरा कर देखते हैं मुख्य रूप से, भारत का नागरिक न हो तो उस पोजीशन पे भी उसको अयोग्य बताया जाएगा। भारत का क्या नागरिक, जैसे नागरिक था कहीं दूसरा देश की नागरिकता ले लेता है तो क्या भारत का नागरिक है? तो वापिस वो एमएलए नहीं रहेगा, वो अयोग्य ठहर गया, मतलब उसको हटा देंगे। समझ आ पा रहे कि नहीं? क्लियर है सबका? इसके अलावा अगर हम देखेंगे संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुरूप ना हो, संसद के द्वारा बनाए गए कानून के
अनुरूप अनुरूप न हो तो उस समय भी इनको अयोग्य ठहराया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप अनुसूची 10 पढ़े होंगे, दल बदल कानून। कौन सा कानून? तो 10वीं अनुसूची के तहत अगर उनको अयोग्य ही घोषित कर दिए हैं तो वो पूर्ण रूप से अयोग्य है। समझ आ पा रहा है? तो सिंपल हम बात करेंगे कौन सा अनुसूची? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 10वीं अनुसूची के तहत उनको अगर अयोग्य करार दे दिया गया है तो आर्टिकल 191 के तहत वो अयोग्य ही होगा। समझ आ पा रहा है? तो ये इतने सारे अयोग्यता वाला पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है? नहीं जल्दी बता दो। तो फिर से एक बार देखना, आर्टिकल 191 क्या चीज की चर्चा करता है, जल्दी बताओ। विधायकों की अयोग्यता या विधानमंडल के सदस्य कब अयोग्य होंगे। पहला बता दो, लाभ का पद धारण करता हो। दूसरा, पागल हो। तीसरा, दिवालिया हो। चौथा, भारत का नागरिक ना हो। पांचवा में संसद द्वारा बनाया गया कानून के अनुरूप ही नहीं है। और लास्ट क्या है, 10वीं अनुसूची के तहत उनको अयोग्य करार ठहराया गया है। समझ आ पा रहा है? तो वो 191 के तहत भी अयोग्य ही होगा। समझ आ पा रहा है कि नहीं? क्लियर है सबके यहाँ तक? ठीक। चलो इसी के संबंध में एक आर्टिकल हम और देखेंगे। अब मान लो कि कोई मेंबर है, इसमें से कोई एक प्रश्न उठता है कि मान लो कि वो कोई दूसरा देश का नागरिकता ले लिया लेकिन यहाँ पता ही नहीं चला किसी को, लेकिन कोई विपक्ष वाले उनके बारे में कंप्लेन कर दिए कि ये दूसरे देश की नागरिकता ले लिया है, ऐसा करके। आ रहा बात समझ में? या अचानक मान लो लाभ का पद धारण कर लिया है, ठीक है ना। तो किसी भी कंडीशन में अगर अयोग्य वाला कुछ क्वेश्चन आ गया, अयोग्यता को लेकर कुछ क्या जाता है, जल्दी बता दो। प्रश्न उठ गया। तो अयोग्यता को लेकर जब भी प्रश्न उठ जाता है तो इसका जो भी निर्णय है वो कौन लेता है? तो इसका निर्णय लेता है राज्यपाल। कौन लेता है? राज्यपाल। आया बात समझ में? कि किसी भी विधायक पर अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय अयोग्य सही में है या नहीं है, ऐसा करके फैसला सुनाना है। तो फैसला सुनाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास होता है। ठीक है ना। और राज्यपाल भी किसी ना किसी से सलाह लेगा। तो राज्यपाल सलाह लेता है चुनाव आयोग से। किससे लेगा? चुनाव आयोग से। क्या लेगा, जल्दी बता दो। सलाह लेता है। आ रहा बात समझ में? आया ना। तो चुनाव आयोग से क्या लेगा बता दो? सलाह लेगा और उसके बाद उनको अयोग्य करार दिया जाएगा। तो ये जो मैं चीज बताई अभी, ये वाला जो चीज है, इसको अलग आर्टिकल में लिखे हैं। इसको लिखा गया है आर्टिकल नंबर 192 में। किसमें लिखे, जल्दी बता दो। आया बात समझ में? आया ना। विधायक कब अयोग्य होंगे इसकी चर्चा 191 में है। और अयोग्य अगर मान लो है तो इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल। आ रहा समझ में? और इसकी चर्चा किसमें किया गया? 192 में। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? 191 और 192 दोनों सेम है। आ रहा बात समझ में? सेम है बोलने का मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए एक साथ उसको पढ़ना। ठीक है। चलो 190 कहाँ तक देखे अपन? 192 193 में उतना कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं था, इसलिए नहीं ऐड किया हमें। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 194। ठीक है। चलो आर्टिकल नंबर जो 194 है, इसमें देखते हैं क्या चीज के बारे में बताया गया है। तो इसमें ये लिखा है कि विधानमंडल के द्वारा अगर कुछ कार्य किया जाता है, किसके द्वारा, जल्दी बताओ। विधानमंडल। तो विधानमंडल के द्वारा जब भी कुछ कार्य किया जाता है तो इनके कार्यों को न्यायिक क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। न्यायिक क्षेत्र से क्या रखा जाएगा, जल्दी बताओ। बाहर। आ रहा बात समझ में? तो विधानमंडल के द्वारा समस्त जो कार्य किए जाते हैं उन पर न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकता है। समझ आ पा रहा है? इस बात की चर्चा किस आर्टिकल में है? 194 में है। आए बात समझ में? है ना। चलो, तो 194 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बना भी था, क्वेश्चन आ चुका है। ये अलग कथन निष्कर्ष में देता है कि विधानमंडल के द्वारा किया गया कार्य क्या न्यायालय क्षेत्र में कार्यवाही के योग्य है कि अयोग्य है।
तो कार्यवाही नहीं हो सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आए बात समझ में? आए ना? चलो अच्छा, अभी हम इससे पहले देखे थे स्टार्टिंग में आर्टिकल 186, इसमें देख लो किनके किनके वेतन की चर्चा था, जल्दी बताओ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति। और इसी के वेतन के बारे में ही एक आर्टिकल और याद रख लेना जो विधानमंडल के बारे में ही है, और वो है 195। कौन सा, जल्दी बताओ। ये भी किससे संबंधित है? वेतन के बारे में ही रिलेटेड है, लेकिन इनमें किसके वेतन की चर्चा किया गया है? तो जो भी विधानमंडल के सदस्य होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विधायक, तो इनका वेतन कितना होगा, इसकी चर्चा आर्टिकल 195 में है। आर्टिकल कौन सा है? 195 में है। और इनके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो विधानमंडल। कौन करता है? विधानमंडल। और अगर विधानमंडल वेतन का नहीं निर्धारण करता है तो इनको बेसिक पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। और वो बेसिक पेमेंट की चर्चा किसमें होता है? दूसरी अनुसूची में। किसमें होता है? दूसरी अनुसूची। इतना इसमें जो लिखा है तो उनको देना ही पड़ेगा। जो भी वेतन भत्ता ये सब जो है वो तो दूसरे अनुसूची के तहत मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन और एक्स्ट्रा उनको बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? विधानमंडल। तो ये बताया गया वो आर्टिकल 195 में कि विधायकों को या विधानमंडल के सदस्यों को दिए जाने वाला वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो किसमें टिक लगा कहोगे? विधानमंडल। और लिखा है सेकंड लाइन में, यदि विधानमंडल वेतन का निर्धारण नहीं करता है तो उस परिस्थिति में दूसरी अनुसूची के तहत वेतन दिया जा सकता है। तो वो भी लाइन हमारा सही है। समझ आ पा रहे हैं? तो ऐसे दोनों कथन यहां से बन सकता है वेतन को लेके। क्लियर है सबके यहां तक? तो आर्टिकल 186 और आर्टिकल 195 दोनों में ही किसकी चर्चा है? वेतन। 186 में किनके वेतन के बारे में है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। और 195 में विधायक हो सकता है अगर विधानसभा वाले हैं तो, ठीक है ना। और उन विधानसभा वाले का जो भी होगा, जैसे विधायक ही तो बोलते हैं ना अपन, जैसे एमएलए का फुल फॉर्म बताया था मैं आप लोगों को, क्या होता है जल्दी बताओ। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद वाले को एमएलसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब हमारे यहाँ नहीं है तो पता नहीं चलता। समझ आ पा रहे हैं? तो इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं? काउंसिल मतलब परिषद, असेंबली मतलब सभा। आए बात समझ में? तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है इसलिए इसके बारे में उतना पता नहीं चलता। छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ केवल क्या रहते हैं? एमएलए ही रहते हैं। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक सबको? है ना? चलो, तो आर्टिकल 195 तक हम देख चुके हैं। इसके बाद 195 के बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल अब खत्म करेंगे यहाँ पास, ठीक है ना। पूरा पूरा अब नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद अब याद रखना आर्टिकल नंबर सीधा 200। कौन सा याद रखना? जो आने लायक होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें लिखा तो चीज है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनाने योग्य नहीं होते वो, ठीक है ना। तो उसको मैं हटा दिया हूँ। चलो आर्टिकल नंबर अब क्या देखते जल्दी बता दो। 200। आर्टिकल जो 200 है इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? तो इसमें यह बताया गया है कि अगर विधानमंडल कुछ विधेयक पारित करता है। क्या पारित करता है? विधेयक क्या करता है? पारित। तो ये विधेयक किसके पास जाता है जल्दी बताओ? पारित होके राज्यपाल के पास जाता है कि नहीं जाता? जाता है। और राज्यपाल इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? आरक्षित। तो ये एक रूल होता है जो आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है, ऐसा होगा करके। बात समझ पा रहे हैं? तो आर्टिकल 200 में क्या बताया गया जल्दी बता दो। तो विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया विधेयक किसके पास पहुंचता है जल्दी बता दो। अगर राज्यपाल साइन कर देगा तो यही विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम। क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाएगा। लेकिन मान लो अधिनियम बनाने से पहले एक बार पूछताछ मतलब परमिशन लेना है या कुछ उनके लिए आरक्षित कर देंगे कि आप विचार करके बताइए और आपको अच्छा लगता है तब मैं साइन करूंगा करके। कौन बोल रहा है? राज्यपाल। किसको बोल रहा है? राष्ट्रपति को। तो ऐसा नियम होता है आर्टिकल 200 में कि हर विधेयक पर गया साइन करेगा, ऐसा नहीं होता है। और राष्ट्रपति के लिए क्या कर देता है? आरक्षित।
और राष्ट्रपति की तरफ से अगर मतलब ग्रीन सिग्नल मिल गया है मतलब, तभी वो आगे बढ़ाएगा। समझ आ पा रहे कि नहीं? और मान लो कि रोक दिया, वो बोलेगा तो उस पर साइन नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 200 के तहत ये सब होते हैं। क्लियर है सबका? है ना? ठीक। आर्टिकल 200 के बाद आप इंपॉर्टेंट वाले का हम देखते हैं, तो इंपॉर्टेंट में याद रखना आर्टिकल 202, इसको भी ध्यान रख लेते हैं। चलो, आर्टिकल जो 202 है, इसमें जो स्टेट के अंदर, राज्यों के अंतर्गत क्या चीज की चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 202 के अंतर्गत बताया गया है कि स्टेट में जो बजट जो पेश होता है उसकी चर्चा इसमें है। राज्य में जो बजट पेश होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? 202। लेकिन हम इसको बजट ना बोल के और क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण, इस नाम से हम जानते हैं। समझ आ पा रहा है? तो राज्यों में बजट किस आर्टिकल के तहत पेश होते हैं बोलेंगे तो 202 के तहत प्रस्तुत होता है। और बजट जो होता है कौन सी सदन में पेश होता है? तो राज्य का अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा में ही पेश होगा। कहाँ पेश होता है? विधानसभा में। और बजट को पारित कौन करवाता है? अगर मैं बात करूंगा, करवाने का बातचीत चल रहा है, तो करवाता कौन है बोलेंगे तो राज्यपाल। आ रहा है कि नहीं समझ में? लेकिन बजट को प्रस्तुत कौन करता है? तो वित्त मंत्री। कौन करता है? तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वार्षिक वित्तीय विवरण में आय और व्यय का जो पूरा ब्यौरा होता है उसको बताया जाता है। आ रहा है समझ में? और कौन कौन सी योजना ला रहे हैं नागरिकों के लिए, किसानों के लिए, या जो भी है, वो सबको लेकर इसमें पूरा चर्चा होता है। क्लियर सब कहाँ तक? तो आर्टिकल 202 किससे संबंधित है? बजट। बजट को ही क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। स्टेट में बजट कहाँ पेश होता है? विधानसभा के अंदर होगा। बजट पेश करवाता कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल का अनुमति मिलेगा तभी बजट पेश होगा। समझ आ पा रहा है? और बजट पेश करता कौन है? तो वित्त मंत्री पेश करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि जल्दी बता दो, है ना? ठीक। और अगर हम बात करें बजट में, अगर किसी प्रकार की अनुदान की चर्चा है, किसकी चर्चा है? अनुदान। ठीक है ना? बजट में, बजट भी तो एक प्रकार का अनुदान ही होता है। या बजट में तो अनुदान मतलब ये होता है जैसे कि अपन किसी चीज में पैसा संचित से हम अगर पैसा निकालते हैं और उसको हम खर्चा कर देते हैं, ठीक है ना, तो वापिस संचित में हमको पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ऐसी राशि जिसको वापस ना करना हो, तो वो सब राशि अनुदान कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुदान। भाई सरकार को पैसा मिल गया, खर्चा कर दिया, हो गया, खत्म। समझ आ पा रहा है? देश के विकास, राज्य के विकास में लगा दिया, क्या वो पैसा जितना जितना करोड़ का बजट आया था, क्या सरकार को वापस देना पड़ेगा कि विधानमंडल को? नहीं देना पड़ता। तो पैसा अगर रिटर्न नहीं करना है, मतलब क्या बात करोगे वो? उसी को हम अनुदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदान। तो अनुदान की जब भी मांग होता है तो उस समय मेन भागीदारी किसका होता है? राज्यपाल का अनुमति चाहिए। किसका अनुमति? कि राज्यपाल की अनुमति के बाद ही कोई अनुदान की मांग उठाई जा सकती है। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। तो अनुदान की मांग किसके सिफारिश के बाद उठेगा? राज्यपाल से सिफारिश करेंगे तब अनुदान की मांग उठा सकते हैं। और अनुदान की मांग उठाने के बारे में एक अलग से आर्टिकल आपको पढ़ना है, आर्टिकल 203। क्या है? जल्दी बता दो। 203 यहां से आपको ध्यान रखना है। समझ आ पा रहा है? तो आर्टिकल 203 क्या है? जल्दी बता दो कि अनुदान की मांग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 203। और राज्यपाल के सिफारिश के बाद ही क्या मिलेगा? अनुदान मिल सकता है, वरना नहीं मिल पाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? क्लियर है सबका? अब मान लो कि जितना करोड़ का हमको अनुदान मांगना है, समझ आ पा रहा है, या जितने करोड़ का हमारा बजट है, उतना पैसा हमको निकालना है। कौन से फंड से निकाला जाता है? संचित निधि से। किससे निकालते हैं? तो संचित निधि से फंड निकलता है, जिसमें बजट के माध्यम से निकाल सकते हैं या अनुदान की सिफारिश करके हम निकाल सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं? है ना? अब संचित निधि से पैसा निकालने के लिए फिर से एक विधेयक लाना पड़ता है। उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। क्या बोलते हैं? विनियोग। जब तक विनियोग पारित नहीं होगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा। विनियोग मतलब एक प्रकार का चेक होता है। विनियोग जितने का पारित हो गया उतने का चेक गवर्नमेंट को मिल गया।
और उतना पैसा संचित निधि से उनके पास आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो विनियोग विधेयक पारित किया जाता है किस आर्टिकल के तहत? तो 203 के तहत। किसके तहत जल्दी बता दो? तो आर्टिकल 203 में लिखा है। ये अलग अलग चीज हो गई। समझ आ पा रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो अगर संचित निधि से पैसा निकालना है तो उसके लिए कौन सा विधेयक पारित करना होता है? तो विनियोग विधेयक। बजट तो एक प्रकार का अनुमान होता है, ठीक है ना। अब उसमें तो एक्स्ट्रा बढ़ा बढ़ा के लिख दे रहते हैं, तो उसमें से कम हम करके लास्ट में जितना विनियोग में लिखा हुआ है उतना पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा। सर समझ आ पा रहा है? तो विनियोग कौन, क्वेश्चन आता है कि कौन सा विधेयक पारित होने के बाद सरकार को धन की प्राप्ति होती है? तो आंसर क्या बताओगे? बजट पारित होने के बाद कि विनियोग पारित होने के बाद? विनियोग पारित होगा तब उनको पैसा मिलेगा। बजट तो एक अनुमान होता है कितना इतना होगा ऐसा करके, लेकिन रियल में सही में उतना होगा या नहीं होगा उसको कम ज्यादा करके लास्ट में हम क्या लाते, जल्दी बता दो? विनियोग लाएंगे और काम करेंगे। समझ आ पा रहे हैं? तो ये सिंपल आपको समझ आ रहा है? देख लो ध्यान से। 202 में किसकी चर्चा है? बजट। बजट। और 203 में किसकी चर्चा है? अनुदान की चर्चा है ना। और चाहे बजट से पैसा निकालो, अनुदान से पैसा निकालो, ये सब पैसा कहाँ से निकलेगा? लेकिन संचित इस पैसा निकालने के लिए क्या लाना पड़ेगा? किस आर्टिकल के तहत? 203 के तहत। समझ आप? सॉरी मैं मिस्टेक कर दिया, सॉरी। ये 203 नहीं है, ये ना 204 है। क्या है जल्दी बता दो? 204। 203 के तहत किसकी सिफारिश करते हैं? अनुदान की सिफारिश करते हैं। किससे? राज्यपाल से। समझ आ पा रहे हैं? और 204 के तहत क्या लाते हैं जल्दी बता दो? विनियोग लाएंगे। कौन से फंड से पैसा निकालने के लिए? तो लाइन से है, देख लो। 202, 203 और 204, तीनों याद रखे एक साथ सबको। तो फिर से बताओ, 202 क्या है जल्दी बताएंगे? बजट। 203 अनुदान की मांग, हम किससे करेंगे? राज्यपाल। और 204 क्या है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पारित होने से क्या होता है? सरकार को धन की प्राप्ति होता है। कौन से फंड से होता है? संचित निधि से होता है। समझ आ पा रहे हैं? यहाँ तक क्लियर सबका? चलो 204 के बाद इंपॉर्टेंट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 208। क्या पढ़ते हैं? 208 नंबर देख लेते हैं, ये भी आने लायक है। चलो आर्टिकल नंबर जो 208 है इसमें देखते हैं क्या चीज की चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 208 के तहत अगर हम बात करेंगे यहां पर कि राज्य का जो विधानमंडल होगा, राज्य का क्या बता दो? जो विधानमंडल होता है वो अपने कार्यों के संचालन के लिए, अपने क्या बता देंगे? कार्यों के संचालन के लिए नियम प्रक्रिया बना सकता है। नियम या प्रक्रिया बना सकता है अपने सदन को चलाने के लिए। किस आर्टिकल में यह लिखा है? 208 में। जैसे विधानमंडल अपना नियम चलाने के लिए खुद नियम लिखेगा कि हमारा सदन ऐसा चलना चाहिए, या क्या क्या कौन कौन से टाइम में क्या होगा, किसको क्या बोलेंगे। जैसे कि बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। समझ आ पा रहा है? ये संविधान में कभी नाम लिखा ही नहीं है। ये तो संसद संसद का देखेंगे, संसदीय प्रक्रिया की बुक में लिखे रहेगा। विधानमंडल का बात करेंगे तो उनके प्रक्रिया की बुक में लिखे रहेगा। समझ आ पा रहा है? तो विधानमंडल खुद के लिए क्या बना सकता है? नियम बनाएगा और कार्यों का क्या करेगा? संचालन करेगा। किस आर्टिकल के तहत ऐसा होता है? 208 के तहत अपन देखेंगे। क्लियर है तक सबका? तो 208 किससे संबंधित है जल्दी बता दो? कार्यों के संचालन के लिए क्या बनाएगा? वो नियम बनाएगा। समझ आ पा रहा है? चलो इसके बाद महत्वपूर्ण आर्टिकल में देखोगे आर्टिकल नंबर 210। क्या देखते हैं? 210। ठीक है। आर्टिकल नंबर जो 210 है इसके अंतर्गत एकदम सिंपल सा चीज है कि जो विधानमंडल जो होते हैं, ठीक है ना, विधानमंडल के अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे इसके बारे में बताया गया है। विधानमंडल के अंतर्गत क्या बता दो? कौन सी भाषा का उपयोग करेंगे इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है बोलेंगे? तो 210 में है। तो 210 के हिसाब से अगर हम भाषा का बात करें कि विधानमंडल के अंतर्गत कार्यों की जो भाषा होगा वो अगर हम बात करेंगे राज्य की राजभाषा, मतलब टोटल राजभाषा वाला जो विषय पढ़ते हैं
अनुसूची 8 पढ़े हो ना, किससे संबंधित है? राजभाषा। तो उसके अंतर्गत कितने प्रकार की भाषाओं की चर्चा है? 22। अब उस 22 भाषा में से कौन सा राज्य कौन से भाषा को अपनाया है उसको हम देखेंगे, और वहां ऐसा वाला हो सकता है। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ हिंदी भाषा को ही अपना राजभाषा माना है। अलग अलग स्टेट लोग अलग अलग मानते हैं। छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ये याद रखना। आए बात समझ में? या एक तो राजभाषा का, इसके अलावा 22 राजभाषाओं में से किसी भी भाषा का भी यूज हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि मान लो कि उड़ीसा का कुछ मामला है जो छत्तीसगढ़ में आ रहा है, छत्तीसगढ़ का उड़ीसा में जा रहा है, तो उड़ीसा जो राजभाषा का उपयोग करता है वैसे वाला वो अपना पेपर यहाँ भेजेगा। समझ आ पा रहा है ना? तो कार्य का बात करेंगे तो 22 भाषा में से किसी भी भाषा का यूज कर सकते हैं। जैसे स्टेट से हम जैसा बातचीत कर रहे हैं, जो समझौता कर रहे हैं राज्यों के साथ मिलके कि कुछ काम करेंगे ऐसा करके, तो उनका जो प्रपत्र आता है वो उनके राजभाषा में आएगा, हमारा प्रपत्र हमारे राजभाषा में जाएगा। तो किसी भी राजभाषा का हम वहाँ यूज कर सकते हैं 22 में से। एक तो अपने राजभाषा तो करना ही करना है, इसके अलावा 22 में से किसी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं? हाँ ना, जल्दी बताओ। और तीसरा चीज ये है, जो आदमी बचपन से जैसा भाषा सीखे रहता है उसको भी यूज कर सकता है वहां। उसी को हम बोलते हैं मातृभाषा। क्या बोलते हैं? मातृभाषा, मदर लैंग्वेज। जो बचपन से सीखा है वैसे। समझ आ पा रहा है? लेकिन इसके लिए परमिशन चाहिए होता है, अनुमति लेना पड़ता है। समझ आ पा रहा है? और अनुमति लेगा अगर विधानसभा में तो अध्यक्ष से परमिशन लेगा कि मैं अपने मातृभाषा में बोलना चाहता हूं या कार्य करना चाहता हूं। और विधान परिषद में तो किससे परमिशन लेगा? सभापति से क्या लेगा? परमिशन। आया बात समझ में? तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? तो आर्टिकल 210 किससे संबंधित है? विधानमंडल के भाषा से। कौन कौन सी भाषा का यूज कर सकते हैं? तो पहले क्या बात करोगे? राज्यों की राजभाषा या राजभाषाएं, ऐसा करके। क्या बोल रहा हूं मैं? राज्यों की राजभाषा या राजभाषाएं, जो 22 है अपन के पास। इसके अलावा क्या बताओगे? अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से मातृभाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। आया कि नहीं समझ में? क्लियर सबका? ठीक। चलो, इससे पहले हम लोग एक आर्टिकल देखे थे अभी कि विधानमंडल के द्वारा जो भी काम होगा वो न्यायिक क्षेत्र से बाहर होगा। किससे बाहर होगा? कौन सा आर्टिकल था? जल्दी बताओ, याद करो, जल्दी याद करो। तो आर्टिकल नंबर था 194। कौन सा? जल्दी बता दो। इसमें देखे थे कि विधानमंडल के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वह किससे बाहर होता है? जल्दी बताओ। न्यायिक क्षेत्र से बाहर होगा, है ना? सेम इसका उल्टा कर दो अब, जल्दी। उल्टा कैसे करोगे? इसका उल्टा जस्ट देखना है तो 211 नंबर का आर्टिकल देख लो। इसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनके बारे में कोई भी टिप्पणी विधानमंडल में नहीं होगा। समझ आ पा रहे क्या बोला मैं? जैसे कि विधानमंडल में क्या हो रहा है न्यायालय का मतलब नहीं है, वैसे न्यायालय में क्या हो रहा है वैसे विधानमंडल को भी मतलब नहीं होना चाहिए। समझ आ पा रहा है? कि न्यायाधीशों के आचरण को लेके, उनके संबंध को लेके, समझ आ पा रहा है, जो भी उनके बारे में अगर विवेचना नहीं कर सकते हैं, कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कहाँ बता दो? विधानमंडल के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में या उनके आचरण के बारे में किसी भी प्रकार का बात नहीं उठेगा। ऐसा किसमें लिखा? आर्टिकल नंबर 211 में। तो इसको जब भी पढ़ोगे ना तो एक ही साथ पढ़ना, याद करोगे जब। 194 और 211 को हमेशा एक साथ ही पढ़ना है। 194 क्या है जल्दी बताओ? विधानमंडल में न्यायालय के बारे में कोई नहीं बात नहीं उठेगा। और 211 क्या है जल्दी बताओ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भी है, नहीं मैं उल्टा बोल दिया था। मतलब इनके द्वारा जो भी काम करेंगे वो न्यायालय क्षेत्र से बाहर। ठीक है? और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कुछ भी करेंगे वो विधानमंडल में कोई भी टिप्पणी नहीं होगा। यहां से याद रखना है। क्लियर सबके यहाँ तक? है ना? क्लियर सबके यहाँ तक? इसी के संबंध में देखते हैं 212 नंबर का आर्टिकल। इसमें 212 में सिंपल ये लिखा है
कि न्यायालय के द्वारा राज्य की विधायिका की जो कार्यवाही होगा उसकी जांच नहीं होगा। उसकी क्या नहीं होगी, जल्दी बता दो। कि अगर विधायिका कुछ काम करता है तो उसकी जांच न्यायालय कर सकता है क्या? नहीं। तो 212 और एक 194 लगभग वही है। मतलब ये न्यायिक क्षेत्र से बाहर है, कोई भी काम करते हैं तो। और मान लो कुछ काम किए भी तो उसकी जांच के लिए अपन अलग से जांच के लिए बैठा नहीं सकते हैं, तो आर्टिकल 212 में लिख दिया है। तो लगभग 194 और 212 थोड़ा बहुत समान आपको मिल जाएगा। क्लियर है? जल्दी बता दो। इसके बाद 213 भी देख लो, फिर 214 से हमारा हाई कोर्ट चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? हाई कोर्ट। लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं। 213, सॉरी, 214 से क्या चालू हो जाएगा? हाई कोर्ट। 213 में आपका सिंपल याद रखना कि जब भी स्टेट में रहता है विश्रांति काल, कौन सा काल रहता है? कोई बता सकता है विश्रांति काल किसे कहते हैं? जल्दी बताओ, विश्रांति काल किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? वाह, जब सब शांत रहते हैं उसको। विश्रांति काल का मतलब सिंपल होता है कि जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस समय को विश्रांति काल बोलते हैं। और सत्र चल रहा होता है तो सत्र का नाम रहता है ना, बजट सत्र चल रहा है या मानसून चल रहा है या शीतकालीन है। अब कोई सत्र नहीं चल रहा है तो क्या बोलेंगे उस समय को? तो बोलेंगे कि हाँ अभी विश्रांति काल का समय है। तो विश्रांति काल के समय एक काम हो सकता है, अध्यादेश आ सकता है। क्या आ सकता है? अध्यादेश। बात समझ पा रहे हो? विश्रांति काल के समय ही क्या आता है? अध्यादेश। और अध्यादेश दो लोग ला सकते हैं देश में, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल। तो 213 के तहत कौन ला सकता है? राज्यपाल। और राष्ट्रपति बता दो 123 के तहत। किसके तहत? 123 आए, बस उसको पलट देते आ जाता है। तो ये हो गया हमारा विधानमंडल तक का, या मुख्य रूप से जो मेन हम जो टॉपिक देख रहे थे, जो विधानमंडल के बारे में भी था, कुछ राज्यपाल के बारे में, तो सब मिक्स रूप से विधानसभा के सदस्यों के बारे में देखे, विधान सभा या विधानमंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सब के बारे में देखे। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहां तक आप लोग आज लिख लेना, आर्टिकल नंबर 213 तक। क्लियर है सबका? कल से हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 214, और 214 से चालू होकर 231। क्या क्या बोला मैं? 214 से 231 तक का जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट के बारे में है। तो कल पूरा हम क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। समझ आ पा रहे हैं? हाँ है ना? देखो, दिमाग में ये मत बताना कि हमको मुख्य रूप से जो हम आर्टिकल के साथ साथ अभी शुरू में याद नहीं होता, पहले मैं कुछ दिन बता भी चुका हूँ। समझ में आ रहा है? अभी पहले आपको डिटेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिटेल। क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन का जो जनरेशन जो चल रहा है अभी, वो कथन निष्कर्ष का चलता है। किसका चलता है? तो आपको जो नॉलेज होगा तो आप कथन निष्कर्ष को बना पाओगे। तो आप आर्टिकल के अंदर एकदम करेक्ट करेक्ट याद नहीं होता। समझ आ पा रहे हैं? आपको मैं डिटेल पढ़ के नॉलेज एकत्र करना है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन करे, बस हमको पता है कि वो संविधान में लिखा है। कहाँ लिखा है? संविधान में। समझ आ पा रहे हैं? बोलेंगे कि एमएलए अगर त्याग पत्र देना चाहेगा तो किसको देगा? अध्यक्ष को। लेकिन कहाँ लिखा है सोचेंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा याद करने में। बात समझ पा रहे हो? तो आपको पहले फोकस कहाँ करना है? डिटेल पढ़ने में, कि वो कहाँ लिखा है, उस कौन सा आर्टिकल में लिखा है वो बाद में याद करेंगे। वो नियम क्या है उसको समझते हैं अपन। समझ आ पा रहे हैं? हाँ है ना? सदस्यों को वेतन किस अनुसूची के तहत देंगे? जल्दी बताओ। दूसरी अनुसूची। आ रहा समझ में? कितने दिन तक नहीं आने पर सदस्यता निरस्त हो जाएगा? 60 दिन तक। कोई एक ही व्यक्ति दो सदन का सदस्य चुना गया तो क्या दोनों सदनों में रह सकता है? नहीं। किसी भी एक सदन से क्या देगा? त्याग पत्र देगा, या पहले वाली सदस्यता ऑटोमेटिक हट जाएगा। तभी तो दूसरा के लिए वो लड़ा है। समझ आ पा रहा है? तो ये सब पूरे नियम कानून आपको पढ़ना है। क्लियर है सबके यहाँ तक? चलो कल हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाई कोर्ट। ठीक है।